बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 27, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2015 एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ CBU Club for the period ending 31 December 2015। अब क्वेश्चन को एक मरतबा आप लोगों ने रीड करना है ताकि आपको पता चले कि गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले उसने कहा CBU Club started its operation on 1 February 2015। अब देखें हम लोग कौन से साल के लिए वर्किंग कर रहे हैं, 31 December 2015। तो बेटा 11 मंथ्स के लिए कैलकुलेशंस करनी है, 12 मंथ्स के लिए नहीं करनी। 1 Feb को बिजनेस ये हमारे पास NPO ये इस्टेब्लिश हुई, तो हम लोगों ने 1 Feb से 31 दिसंबर तक जाएंगे तो हमारे पास 11 मंथ्स आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई हमारे पास ओपनिंग किसी का कुछ भी नहीं होना, कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। अब देखें यहाँ पर स्पॉन्सर ऑफ द क्लब कंट्रीब्यूटेड ₹50 million टूवर्ड्स जर्नल फंड। ये आप लोगों के एक्यूमुलेटेड फंड बन गए। 50 मिलियन आप लोगों ने अपने जर्नल फंड्स, और वहां से आपके कैश या बैंक का बैलेंस बन जाएगा। मतलब इसकी एंट्री आप लोग क्या कर लोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो वहां से कैश या बैंक अकाउंट पे चला जाएगा। और दूसरा आपके पास जर्नल फंड्स का पार्ट बन जाएगा, आपके एक्यूमुलेटेड फंड्स में आ जाएंगे ये। फॉर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड प्लेस्ड द अमाउंट इन, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट है, आपके बैंक में 50 मिलियन रुपीस पहुंच गया है। Next, following is the receipts and payment summary for the period from 1 Feb to 31 December। स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन देखें, उसने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 50 मिलियन का। साथ में वो कहते हैं ज्वाइनिंग फी हमारे पास आई है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स हमने इतनी अमाउंट रिसीव कर ली ड्यूरिंग द ईयर। सेल ऑफ बेवरेजेस, मतलब ये एक साइड बिजनेस कैफे वगैरह, वहां से हमें बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इनकी जो हमारे पास जो सेल्स हुई हैं उनसे जो रिटर्न आया वो ये मौजूद है। हमने फर्नीचर एंड फिक्सर्स परचेज किए। अब देखिए ये फर्नीचर फिक्सर कंट्रीब्यूट नहीं किए गए कि मैं कहूं कि मैं इनको अपनी कंट्रीब्यूशन का पार्ट बना दूंगा, नहीं, जो कंट्रीब्यूशन पहले से हो गई थी उसमें से मैं पे कर रहा हूं। ये फर्नीचर फिक्सर वैन सैलरीज रेंट यूटिलिटीज इंश्योरेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस परचेज ऑफ बेवरेजेस, मतलब वो जिनको हम लोगों ने सेल किया उसकी परचेजेस यहाँ पे पता चल गई। एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब ये फिर टोटल प्राइस नहीं है लैंड की, ये सिर्फ अभी हम लोगों ने एडवांस पे किया हुआ है उसके लिए। और बैलेंस हमारे पास बैंक बैलेंस 27,620 का आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया द ज्वाइनिंग फी फॉर award of membership is ₹50,000। ज्वाइनिंग फी फॉर award of membership is rupees, जबकि हमारे पास कितनी है 2800 is ₹50,000। मतलब ये एक के लिए है, यहां पर तो हमारे पास आ रही है ना टोटल अमाउंट 20.8 मिलियन, और यहां पर वो टोटल अमाउंट बता रहा है 50,000 ज्वाइनिंग फी। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹24,000। एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारे पास ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब यहां पे देखें कोई भी मेंबर आता है ना तो 3 years की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में पे करता है, मतलब वो मुझे 72,000 देके जाता होगा। अब यहां पर सब्सक्रिप्शन के लिए एक अच्छी खासी वर्किंग कि इस साल की इनकम कितनी बनती है, जितनी मैंने रिसीव की है उसमें से फिर मेरी लायबिलिटी बन जाती है, और वो लायबिलिटी में करंट पोर्शन अलग से नॉन करंट पोर्शन अलग से, क्योंकि 3 years हैं। अब 3 years में से अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट ईयर के भी 11 मंथ वो मेरे पास करंट में इनकम का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगी, एंड नेक्स्ट 13 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगी। ऑल राइट, क्योंकि स्टार्ट में 11 मंथ्स आ गए थे तो इसका भी तो 1 मंथ आगे जाएगा। क्लियर?
अच्छा, फिर देखें यहाँ पर कि ऐसा भी तो जरूरी नहीं कि तमाम मेंबर्स ने एक ही टाइम पर हमें ज्वाइन किया हो, तो उसके लिए क्या रूल्स है हमारे पास। मेंबर्स वर अबाउट इट एज फॉलोज, मंथ मार्च जून सितंबर दिसंबर। अब देखें, फेब में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, फेब के बाद वो मार्च की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब वो अपने पास हर क्वार्टर के बारे में बता रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे पास 112, सेकंड में 98, थर्ड में 101 एंड फोर्थ में 105। अब ये अब भी मैंने आपको थोड़ी सी जो एक्सप्लेन किया था वो फिर भी इजी थी, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और हमें जाकर देखना पड़ेगा। जो मेंबर जहां से हमें ज्वाइन कर रहा है उसकी मेंबरशिप फी भी वहां तक की होनी है, तो ये मुझे अलग अलग से देखनी है। फिर क्या कहता है, द क्लब सेल्स beverages at a gross profit margin of rupees of 20%। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, क्या मतलब, सेल्स को 100 कंसीडर करना है और कॉस्ट 80% आएगी। फिर ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब कि भाई इस मंथ में हम लोग क्रेडिट पे बेवरेजेस देते रहते हैं और उस महीने का जितना भी टोटल बिल बनता है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हमें मिल जाता है। क्लियर, मतलब सैलरी पर्सन अक्सर ऐसे नहीं करते कि आपके घर के बाहर जो एक स्टोर है, जर्नल स्टोर सा बना हुआ है, वहां पर आपका उधार चल रहा होता है और आपको पता है कि आपकी सैलरी आ जाती है फिफ्थ तक, फिफ्थ ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो उस शॉपकीपर को भी पता होता है कि भाई अगर अब ये चल रहा है ना, जुलाई हमारा एंड हुआ है, तो जुलाई के मंथ की सारी क्रेडिट अमाउंट उसको अगस्त की फिफ्थ तक रिसीव हो जाती है। फिर अगस्त में वो जितना उधार देता रहेगा वो सितंबर की फर्स्ट वीक तक उसको वापस हो जाते हैं। ये बात की गई है यहाँ पर कि भाई द क्लब सेल्स बेवरेजेस एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द first week of the next month and the payment is received in the same month। सेल ऑफ, अच्छा देखें, कहते हैं ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि भाई जितने भी बिल्स बनते हैं ना, तो प्रीवियस मंथ के हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में दे देते हैं और फिर उसी मंथ में वो बिल हमें रिसीव भी हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे वापडा वाले इलेक्ट्रिसिटी जुलाई के मंथ का बिल अगस्त में पे देती है हमें, हम लोग अगस्त वो बिल आता है हमारे पास और उसी अगस्त में ही हम उसको पे कर देते हैं। हमारे पास 1 वीक का टाइम होता है मैक्सिमम, क्या हमने 1 वीक में ये पे कर देना है, तो कहते हैं आपने नेक्स्ट मंथ में बिल इशू करते हैं और फिर उसी मंथ आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटिंग टू रुपीज, ये आप लोगों ने टोटल सेल्स की, तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ बेवरेजेस 1.5 मिलियन, और यहां पर क्या कह रहा है, सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर इज रुपीज 150। क्या मतलब, ये वो सेल्स हैं जो आप दिसंबर में कर चुके हैं लेकिन इनके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं की। जब रिसीव नहीं की तो 1.5 मिलियन का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर तो रिसीव्ड अमाउंट आई हुई है, तो सिर्फ दिसंबर की ही सेल्स हैं जो अभी तक हमने रिसीव नहीं, क्योंकि ये जनवरी में आनी थी। ऑल राइट, तो ये मेरा रिसीवेबल, लेकिन मेरी सेल्स भी 150 से इंक्रीज हो जाएंगी। ये जो आ रही थी 1.5 ये रिसीव कर चुका हूं, 150 अभी रिसीव करना है। क्लियर, नेक्स्ट सुने। अच्छा, ये वो बातें जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए ना अपने आप से करते रहना है कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह की मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जाके लिखना नहीं है। आपने एक मरतबा 2-4 मिनट लगाने हैं, काफी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ लेनी है, फिर एक सिरे से क्वेश्चन को शुरू करो, फिर कंप्लीशन इजी हो जानी है। अगर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ और सिर्फ कंप्लीशन की तरफ चले गए
क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला तुम लोगों से। तो अब देखो, सोचते हुए मुझसे कोई गलती हो भी जाए ना कि नहीं यार मैंने अजम्पशन गलत ली थी सेकंड पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट ने कुछ और कह दिया, माइंड में तो उसको सेट कर सकता हूं ना। लेकिन अगर मैंने उसको पहले से ही पेपर पे लिखा हुआ था, सारी कटिंग करनी पड़ जाती है। तो इस वजह से सिर्फ माइंड पे सोचते रहा करो कि मैंने इसकी वर्किंग कैसे कर। अब अगर आप लोग देखें तो मेरा निकाल के यार इस सेकंड पॉइंट में मुझे कोई इशू हो जाना है, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट देखें, कहते हैं 25% ऑफ द टोटल परचेजेज ऑफ बेवरेजेस। ये देखो ये रही, यहां से पता चला था परचेज ऑफ बेवरेजेस 1367, लेकिन बेटा ये तो वो है ना जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे की हैं। जरूरी तो नहीं कि सारी की सारी मैंने पेमेंट कर दी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ क्रेडिट में मौजूद हो। अच्छा उसने क्या कहा कि भाई जो आपने परचेजेस किए हैं उनका 25% ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड, मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं देखूंगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेजेस की हैं, उन परचेजेस का 25% मैंने अपना, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, नील होगा। बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ था। सैलरीज आर पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर इशू आ गया कि ये जो सैलरीज है ना यार, ये सारी की सारी मेरा एक्सपेंस नहीं है, इसमें अभी मजीद आनी है। इट मीन्स दैट अभी तक दिसंबर की सैलरीज मैंने पे नहीं की, तो ये नवंबर तक की सैलरीज पे की हुई है मैंने। अब वो आपको बताएगा कि कितनी सैलरीज है। इन केस नहीं बताता, इन केस नहीं बताता, तो यार यहां पर कितने मंथ की सैलरीज मैंने लिखी हुई होंगी, 10 मंथ्स की। कितनी पे की हुई है, 1000, तो 100 रुपीज पर मंथ। ओके, तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग में डाल दो और यहां पर 100 इंक्रीज कर देना। बात समझ आ गई। सैलरी मोस्टली फिक्स्ड होती है ना, तो हम लोगों ने फिक्स रखी हुई होंगी। तो दिसंबर की सैलरी 10 मंथ्स अभी पे किए हुए हैं, तो 100 रुपीज के हिसाब से पे किए हुए हैं, तो दिसंबर के भी 100 होंगे जब भी तक मैंने पे, तो लाइबिलिटी बन जाएगी 100 की, यहां पर भी आ जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या इन्होंने हमें कुछ बताया। ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी कि इन केस अगर कभी इंफॉर्मेशन ना हो तो इस तरह की अजम्पशन लेनी है आप लोगों ने। अब यहां देखें क्या बात कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूडेड एन एडवांस अमाउंट ऑफ रुपीज। अच्छा अब यहां पे देखें, कहते हैं जो आपको मैंने अमाउंट बताई उसमें एडवांस सैलरीज भी शामिल हैं, 10,000 पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन 1 दिसंबर 2015। अब मैंने अगर एडवांस पे किया हुआ है तो इट मीन ये तो मेरा एसेट है, एडवांस सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। द एडवांस इज रीपेएबल ऑन 1 Feb 2016। अब इसके अलावा और कोई उसने बात नहीं की हमें, पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर कहता है द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड्स एन एडवांस अमाउंटिंग टू ₹10,000 पेड टू एन एम्प्लॉय, मतलब सबको नहीं, किसी एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने ये पे किया है ऑन 1 दिसंबर 2015। द एडवांस इज रिपेबल, तो मतलब ये मेरे करंट एसेट का पार्ट बन जाना है। फिर कहता है रेंट फॉर द 3 years was paid in advance on 1 Feb 2000। तो बिजनेस कब स्टार्ट किया था, 1 Feb को। तो देखो रेंट की अमाउंट मैंने कितनी पे की हुई है, 3600। तो कहता है कि यार ये जो 3600 मैंने पे किया हुआ है ये मैंने, तो एक ही साल के इसको रेंट एक्सपेंस नहीं बनाना। ओके, तो मैंने एडवांस रेंट पे किया हुआ है, मेरे एसेट का पार्ट बनेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, कहते मतलब मैंने जो उसको 10,000 रुपए दिए हैं ना, वो 10,000 रुपए 1 दिसंबर को मैंने दिए, लेकिन मैं उसे ये 10,000 रुपए 1 Feb को वापस ले लूंगा। एक किस्म का एडवांस, एक किस्म का लोन दिया हुआ है मैंने उसे। या तो ये है कि 1 Feb को उसकी सैलरी में एडजस्ट कर लूंगा या उसे वापसी ले लूंगा, कुछ इस किस्म का कि भाई 1 Feb तक वो आप लोगों का करंट एसेट्स है। क्लियर जी। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग एंड रेंट प्रोमिसेस, अभी तक वो रेंटल प्रेमिसेस में मौजूद हैं। फिर
However, a plot of land has been purchased on which construction would commence shortly. Would commence shortly. अभी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी. कहते हैं title of land would be transferred after completion of. तो अभी तक जो हमारे पास लैंड का टाइटल है वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो भाई मैं उसको अपनी लैंड रिकॉर्ड नहीं कर सकता. तो 65,000 जो मैंने पे किया था एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, ये मेरा एसेट ही रहेगा और ये एडवांस फॉर प्लॉट के नाम से ही रहेगा. लेकिन करंट एसेट क्यों? शॉर्टली हम लोगों ने परचेज कर लेना है. क्लियर? तो इसको लैंड के तौर पे, नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना. जब तक के टाइटल ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक वो आपका नॉन करंट एसेट नहीं. तो लैंड ना बना देना इसको. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, रीपेमेंट फॉर यूटिलिटीज. पेमेंट्स फॉर यूटिलिटीज इंक्लूडिंग security deposits paid to utility companies amounting to rupees 20,000. Utility bills are paid on the 7th day of the next month. तो दिसंबर वाला फिर से हमारे पास अभी तक पे नहीं किया हुआ आउटस्टैंडिंग के तौर पे चला जाएगा. और कहता है जो यूटिलिटीज आपने पे की हुई है 570 की, उस 570 में 20 का सिक्योरिटी है आपकी. वो जो हम लोग मीटर लगवाते हैं ना, उस मीटर के लगवाने के ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह पे की जाती है, वो सिक्योरिटी पे की हुई है. तो मतलब 570 में से अगर आप लोग ये सिक्योरिटी निकाल दो तो जो एक्सपेंस है वो तो 550 का हमारे पास रह गया ना. ऑल राइट. अच्छा, नेक्स्ट क्या बात की इसने? इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पे फर्स्ट फैब. तो फर्स्ट फैब को पे किया तो 12 मंथ का होता है, तो 1 मंथ का प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास आ जाएगा. Repairs and maintenance includes an advance of rupees 100,000 paid to a contractor. Repairs and maintenance 100 paid to a contractor. Advance for construction of parking shed. Repairs bills amounting to rupees 7,000 were outstanding at year end. तो बेटा repairs and maintenance में से ये 100 को निकाल देना है, क्योंकि अभी पार्किंग शेड बना नहीं है तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा. आपने उसको अभी एडवांस पे किया हुआ है तो 100 वहां पे जाके रिकॉर्ड करोगे, और 7 आउटस्टैंडिंग है तो 7 जाकर इसमें ऐड कर देंगे. किसमें? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में से. तो ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 182 के साथ चले जाएंगे और 100 को आपने अलग कर देना है. क्लियर? पेएबल, आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, इसमें ऐड कर देना एक्सपेंसेस के लिए और साथ में अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देना इसको. जी, नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड वैन वर परचेज्ड ऑन 1st Feb 15. डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स is to be charged at 10% and 20% respectively. सारा क्वेश्चन बहुत इजी था, बड़ा मजे का क्वेश्चन था, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, उसके अलावा सब कुछ हो सकता था क्वेश्चन. ओके, ऐसे ही था ना, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आपके लिए मसला बन रहा था, अदरवाइज आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे. अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करना है. अगर आप लोग जरा गौर से देखें तो काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर दो. जब भाई फर्नीचर फिक्सचर के बारे में मुझे कोई और बात की गई? अच्छा, अब सिर्फ यहाँ पे क्या बात की गई? फर्स्ट फैब को हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने उनको जो डेप्रिशिएट करना है वो 10% एड 20, मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के लिए 10% एड, वैन के लिए 20%. ये तो बताया ही नहीं कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. फर्स्ट ईयर है तो मुझे ये जानने की जरूरत भी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि दोनों ने कॉस्ट पे चार्ज होना होता है फर्स्ट ईयर के लिए. सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मसला बनता है तो ये जानने की जरूरत भी नहीं था आप लोगों को. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पूरी एडजस्टमेंट में कहीं पर फिक्स एसेट की कोई बात नहीं आई, ना उनके किसी किस्म के कोई पेएबल्स की बात आई. तो मुझे सिर्फ यहां से पता चला कि ये मेरे फर्नीचर एंड फिक्सचर और ये मेरे पास वैन. ऑलराइट,
उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर लैंड है, लेकिन ये मेरा फिक्स एसेट नहीं है, बन भी जाता तो इसने डेप्रिशिएट नहीं होना था। इसके अलावा क्या कोई और बात आई? उसने पार्किंग शेड की बात की, तो भाई कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट जब कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं उसको डेप्रिशिएट कैसे करूं? तो सिंपली मैंने जाना है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के ऊपर कितने परसेंट रेट अप्लाई करने हैं हम लोगों ने? 10%। और वैन के ऊपर कितने परसेंट अप्लाई कर देना है हम लोगों ने? 20%। लेकिन पूरे साल के लिए नहीं करना, 1 Feb to 31 दिसंबर 11/12, और ये भी 11/12। तो ये आ जाएगा 110, और ये हमारे पास आ जाएगा 275। ऑल राइट, ये एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल कितना एक्सपेंसेस में चला जाएगा? 385 का। और हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सर्स कितने पे रिकॉर्ड हो जाएंगे? 1200 में से 110 माइनस कर दो तो हमारे पास 1090 के फर्नीचर एंड फिक्सर चले जाएंगे, और 1225 के हमारे पास वैन रिकॉर्ड हो जाएगी। ऑलराइट। अच्छा देखो, यहां से आपको बैलेंस शीट का भी पता चल गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी पता चल गया। अब जैसे ही यहां पर पहुंचे, आपने जाके ये चीजें पोस्ट कर देनी है अपने पास। ये दोनों की डेप्रिसिएशन आ गई। क्लियर? और बहुत अच्छी बात हो कि आप यहीं पे उसकी वर्किंग करें, ऐसे ही करें कि आप यहां पे लिखें डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड उसकी वर्किंग करके उसे बताएं कि ये अमाउंट यहां से ऐसे आ रही है। अब यहां पर ये बताने के बाद आप लोगों ने चले जाना है नॉन 1200 माइनस ये अमाउंट। क्लियर सब बच्चों को? वैन, ये बात भी क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट चले हम लोग। यहां से मेरे पास 10th पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा ऊपर आए, यहां से हमें पता चला कि यार इसको भी बड़े इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये क्या चीज है हमारे पास? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बेसिकली तो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन कहते हैं जो मैंने आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बताए हैं उनमें एक एडवांस शामिल है। कितने का? 100,000 का एडवांस अमाउंट शामिल है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पे किया हुआ है। किस वजह से? पार्किंग शेड के लिए। तो कहता है एन एडवांस ऑफ रुपीज टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड। तो बेटा अभी तक बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट को पढ़कर जैसे स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने सिर्फ उसको एडवांस दिया हुआ है कि भाई ये तूने पार्किंग शेड बनवाना है, अभी उसने उस काम को शुरू नहीं किया। तो ये आपने बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड करना है। और दूसरी बात, ये आपका एक एसिड बनने के लिए जा रहा है, तो ये आपके एक्सपेंसेस का पार्ट, ये तो एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है ना, तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं। तो आपने अपनी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में से 100 को माइनस कर देना है। ये बात क्लियर? और उसको अपने एसिड्स का पार्ट बना देना है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर पार्किंग शेड। ऑलराइट, ये 100 आपने इस तरह से रिकॉर्ड करना है। फिर आपसे कहता है रिपेयर्स बिल अमाउंटिंग टू ₹7। अब ऊपर जो अमाउंट थी ₹1000 थी ना, तो आपने इनको भी 1000 ही पढ़ना है। तो 7 की जो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग है एट ईयर एंड, मतलब मैंने अभी पे करने हैं, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएंगे। साथ में जो अमाउंट्स आपने पे की हुई हैं इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसमें से 100 लेस हो जाएगा। अब जब आपने अपने एक्सपेंसेस में लिखना है तो हमने ऐसे ही लिखना है 275 माइनस 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 182। ये आपने 182 अपने एक्सपेंसेस के तौर पर बता दिया। ये देखें, क्लियर? और उसके बाद आप लोगों ने चले गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एडवांस फॉर पार्किंग शेड 100, और साथ में अपनी लायबिलिटीज की तरफ गए, और वो लायबिलिटी आपके पास थी 7 की। ये 7 रिपेयर्स पेएबल। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे अब अगर आप गौर करें ना इसके फॉर्मेट के ऊपर, तो नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज तो उसने अलग कर दी, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचा, ये करंट एसेट्स आपके सारे यहाँ पे मौजूद,
और ये नॉन करंट एसेट्स उसने इधर बता दिए। तो उसके पीछे ये लॉजिक ये है कि वो कहता है कि ये जो मैंने पार्किंग शेड के लिए पैसे दिए हैं, तो पार्किंग शेड तो मेरा एक नॉन करंट एसेट है, तो इस वजह से उसने नॉन करंट एसिड का पार्ट बनाया इसको, कि इससे मेरा एक नॉन करंट एसिड जनरेट होने वाला है। ये ऐसे समझ लें जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस भी हमारा बाद में नॉन करंट एसिड बन जाता है, तो हम उसको करंट एसिड में नहीं लिखते। मतलब अब उसके पीछे लॉजिक यही है कि मैंने अगर इसको नॉन करंट एसिड के एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट की है, तो उसने बाद में मेरा नॉन करंट एसिड ही बनना है, तो उसने पहले से उसे नॉन करंट एसिड बनाया हुआ है। लेकिन ये देख लें कि पार्किंग शेड नहीं लिखा होगा, एडवांस फॉर पार्किंग शेड लिखा होगा है। ऑल राइट, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आई होप कि ये जो पॉइंट था ये भी सारा आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बेटा आई क्या आपने कभी भी आपको इजी क्वेश्चन कोई नहीं देना, आपने उस क्वेश्चन को इजी अपने लिए खुद बनाना होता है। और वो कैसे बनता है, अगर आप उसके सॉल्यूशन के लिए बेस्ट मेथड चूज करें तो आपके लिए वो क्वेश्चन इजी बन जाता है। देखो भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगता इसके फर्स्ट पॉइंट से, इस क्वेश्चन ने आपकी जान ले लेनी थी और इसने आपको 0 मार्क्स देने थे। लेकिन हमने जो चीज मुश्किल लगे इग्नोर करो, जो चीज इजी लग रही है उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। एटलीस्ट ये होगा कि जब 10-15 मिनट आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मुझे अपने पासिंग मार्क्स दे चुका है। ओके, वो जो टेंशन होती है, वो जो प्रेशर होता है ना, वो रिलीज हो जाता है कि भाई चाहे जितना मुश्किल था, अपने पासिंग मार्क्स तो दे गए है ना मुझे, अब बाकी क्वेश्चन के ऊपर जाके एफर्ट कर लो। क्लियर। अब यहां पे देखें नेक्स्ट, मुझे 8th पॉइंट सबसे ज्यादा इजी लगा, क्या कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने फर्स्ट पे आपको पे किया, तो कब तक पे किया होगा, 31 जनवरी तक, 12 मंथ के लिए पे किया होगा। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं 31 दिसंबर की, तो 1 मंथ के लिए प्रीपेड है, तो हम लोग यहां पे गए इंश्योरेंस को देखा 120, 12 मंथ के लिए 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, 110 जाकर एक्सपेंसेस के तौर पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ये देखें, क्लियर। और जो 10 है हमारे पास, वो हमारा करंट एसिड प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पर आ जाएगा। 120 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, वो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास। अब ये एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चले हम लोग 7th नंबर, क्या कहता है, पेमेंट पर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू ₹20। तो बेटा जो चीज सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो मेरा एसेट है, वो मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना, तो उसके लिए आपने अपने एक्सपेंसेस में से उसको लेस कर देना है। और फिर कहते हैं यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या इसके अलावा यूटिलिटीज के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन थी? अब यहाँ पे देखिए हमने टोटल यूटिलिटीज कितनी पे की हुई है, 570। 570 में से 20 माइनस कर दो, 550। क्लियर। और ये 550 10 मंथ के लिए आपने पे किया हुआ है, 550 10 मंथ, तो पर मंथ आप कितना पे कर रहे हैं, 55। 550 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए कोई और अमाउंट नहीं बताई गई थी, मतलब दिसंबर का यूटिलिटी तो इसमें अभी आ ही नहीं रही क्योंकि हमने पे ही नहीं की, तो कितनी पे करनी होगी, तो हमने इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तमाम मंथ के ऊपर इक्वल होगा। तो 550 डिवाइड, हमने 10 मंथ के लिए अभी पे किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10, तो 55 ईच मंथ का, तो 55 आपकी करंट लायबिलिटी जो आपने नेक्स्ट मंथ में पे कर देनी है। और यहां पर 55 ऐड भी होना है, 570 माइनस 20 प्लस 55। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो ये एक्सपेंस आपके पास कितना बन जाना है, आई होप कि ये बात समझ आ गई है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, साथ साथ बनाते जाएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन गेन कर लेंगे। तो 20 आपके एसिड्स के तौर पर जाएगा। देखिए नॉन करंट एसेट, भाई ये थोड़ी ना है कि नेक्स्ट ईयर में उन्होंने हमें वापसी कर देनी है सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है। अब ये यूटिलिटीज तो चलती रहेंगी हमारे साथ, तो जब तक चल रही है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 का रहेगा। तो ये, और इसके लिए उन्होंने कोई ऐसी
हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बताई कि हम थोड़ा थोड़ा इसको कन्वर्ट करते रहे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो उसको आपने अपने नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। और 55 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपके पास, वो आपकी, आई होप कि ये बात समझ चुके हैं। अब अगर आपको इन मेथड्स का ना पता होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर वो दिसंबर की तो हमें लायबिलिटी बताई नहीं गई थी, हालांकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो जाकर, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो। अब कितना इजी था ये पॉइंट था। अब अगर आपने 3 वैल्यूज इसके अगेंस्ट लिखी हैं, 0.5 मार्क्स भी हो तो 1.5 नंबर तो आपका बन गया है ना इससे। क्लियर? नेक्स्ट देखें। अब देखें, आपका ये वाला पेज कंप्लीट नहीं हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये देखो बस इतना सा क्वेश्चन है मेरे पास, सिर्फ ये क्वेश्चन है, 6 एडजस्टमेंट्स है, कि इससे पहले मैंने उसके बाद वाली सारी मैंने अकाउंट फॉर कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या रहे ना, क्लब इज ऑपरेटिंग वगैरह वगैरह, रेंटल प्रेमिसेस। अब यहाँ 6 पे, वैसे 5th को बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते थे, 5th बड़ा इजी था, 6th बड़ा इजी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोग अभी एक रेंटल प्रेमिसेस के ऊपर है, लेकिन प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली। टाइटल ऑफ लैंड, बेटा कहता है कि प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड, अब परचेज हो चुका है, लेकिन यार टाइटल तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना। ऐसी सिचुएशन में टाइटल ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला बंदा पैसे लेके मुकर जाए कि भाई प्लॉट मेरा है, तुमने कब्जा कर लिया, तुम क्या करोगे? तो जब तक टाइटल ट्रांसफर नहीं होता तब तक वो तुम्हारा ऐसे नहीं बना। इस चीज में सबसे ज्यादा जरूरी होता ही टाइटल है, तो अपना ऐसे ना बनाओ। तो ये जो अमाउंट आपने पे की हुई है वो वैसे भी फुल अमाउंट भी नहीं पे की हुई, उसने आपसे कहा था एडवांस अभी पे किया हुआ है, तो जो आपने एडवांस पे किया हुआ है एडवांस ही अभी रहने दो, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपका ऐसे नहीं बना। और कंस्ट्रक्शन अभी हम लोगों ने वैसे नहीं स्टार्ट की, तो आपके पास ये जो एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड आ रहा है ये एज इट इज। अब देखिए लैंड के लिए है तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में जाकर एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड लिख दो। अब देखिए क्या इसके लिखने में कोई इशू था? बस इतनी सी इसकी एडजस्टमेंट थी। अब जब आप लोग गए 5th एडजस्टमेंट के ऊपर, कहते हैं रेंट फॉर 3 years was paid in advance on 1st Feb 2015। तो आपने क्या करना है, इस साल कितना रेंट में चार्ज करूं 11 मंथ्स के लिए, तो वो मेरे पास कितना बन जाएगा, 3600 है इन टोटल, डिवाइडेड बाय 36, 3 years 36, तो आपके पास बन जाता है 100 रुपीज पर मंथ, और मल्टीप्लाइड बाय 1100 रेंट एक्सपेंस बन जाएगा आप लोगों का। ये देखें, ये बात क्लियर? डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12 कर दें, या 36 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लें, एक ही बात है। ऑल राइट। अच्छा अब देखें 36 में से 1100 यहां चला गया, बाकी कितना बच गया आपके पास, 2500। 2500 में से नेक्स्ट ईयर कितना रेंट एक्सपेंस बनाओगे, 1200। वो 1200 करंट एसेट्स, 1200 करंट एसेट्स रेंट प्रीपेड, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ रही है 1300, वो आपके पास प्रीपेड रेंट नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। ऑल राइट, कोई इशू यहां तक? क्या इजी एडजस्टमेंट नहीं थी ये? अब यहां तक देखें तो ये देखें 5th पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब किसकी बात आती है हमारे पास, सैलरीज की। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब दिसंबर की मैंने जनवरी में पे की होंगी, ऐसे ही है ना? फिर क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड्स एन एडवांस अमाउंट ऑफ ₹10,000। तो भाई वो 10,000 मेरा इस साल का एक्सपेंस तो नहीं बनेगा, वो तो नेक्स्ट ईयर का मेरा एक्सपेंस होगा। तो सबसे पहले तो अपनी सैलरीज में से जाओ और ये 10 माइनस कर दो। क्लियर? क्योंकि ये एडवांस में और एडवांस पे किया हुआ है तो ये मेरे करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर फेब में रीपे हो जाना है इसने। क्लियर? क्लियर? अच्छा अब देखो यहां पर पहुंचे तो मेरे पास ये अमाउंट कितनी आ गई, कितने अरसे के लिए,
10 मंथ के, अब मुझे ये नहीं बताया गया दिसंबर की सैलरी कितनी है, तो मैंने उसको 99 एज्यूम किया। 990 डिवाइडेड बाय 10, 99, वो 99 मेरी करंट लायबिलिटी है, और इसमें 99 ऐड कर लेंगे तो मेरे पास एक्सपेंस अमाउंट कितनी आ जानी है, 1089, 1089 सैलरीज, 99 लायबिलिटी और 10 एसिड्स के तौर पर, एडवांस सैलरी 10 और लायबिलिटीज के तौर पर ना, इतनी सी बात थी इसकी। प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, क्लियर जी। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस, मतलब बेसिकली उसने कहा था कि आपको ना रीपे हो जानी है, तो हम लोग उसको एडवांस सैलरी के तौर पे लिखते रहते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट हो नहीं गया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, कहते हैं 25% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड। अब देखो यार, क्या मुझे बेवरेजेस से रेलिवेंट कोई उसने पेएबल्स बताए? ओपनिंग तो वैसे नहीं होने थे, क्या क्लोजिंग पेएबल्स बताए? इट मींस दैट मैंने बेवरेजेस के लिए जितनी भी अमाउंट पे की है, यही मेरी परचेजेस है। ऑल राइट, और इनका 25% अभी तक अनसोल्ड है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो 1367 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 341.75। अब ये देखें, इसके लिए एक अलग से हम लोग अकाउंट्स बना सकते थे। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए देखें तो ओपनिंग मेरे पास कुछ भी नहीं, परचेजेस मेरी हो गई हैं 1367, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1367 का 25%, 341.75, ये इसमें से लेस किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 1025.25, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है। अच्छा, अब यहां से ना मैं वैसे परचेज, ये जो अपनी रेवेन्यू है, इसको फाइंड कर सकता हूं। कैसे? उसने मुझसे कहा था 20% के बारे में, कि 20% प्रॉफिट मार्जिन है आपके पास, और फिर क्या कहा, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ, सेल्स ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटिंग टू ₹150। अब अगर यहां पर देखें भाई, ये वो सेल्स हैं जो हम लोगों ने कर ली, पैसे आ गए, फिर प्लस 150 इसमें मजीद ऐड करो, ओके, और ये 150 आपका करंट एसेट भी बन जाना है, क्योंकि आप लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी है। क्लियर? अब क्या अमाउंट क्या बन जाएगी हमारे पास, 1650, 1650 में से ये अमाउंट माइनस करो कॉस्ट ऑफ सेल, तो मुझे कितनी इनकम हो रही है इसमें से, क्या ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? ये प्रॉफिट्स आया हमारे पास। अच्छा, अब जरा देखें कि अगर हम इसका 1650 का 20% लें, 1650 का 20%, 330। अच्छा जी, सेल ऑफ एवरेजेस 1500 की हमारे पास हो गई। इसके अलावा कोई पॉइंट, ये जो हमारे पास है 150, ये हमारे पास चला जाएगा हमारे एसेट्स में, करंट एसेट्स में, रिसीवेबल्स के तौर पर, और 25% ऑफ परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो कहते हैं कि ये हमारे पास अनसोल्ड मौजूद है। क्लियर? और ये जो हमारे पास 25% आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 20 करंट एसेट बन जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर। अच्छा, अब यहां से देखें प्रॉफिट मार्जिन, वहां पे 330 है, ये देखो, इसको इस तरह से फिर सॉल्व करने हमने, इसके ऊपर लेके आनी है हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि हमें पेएबल्स का पता नहीं था।
हमने रेवेन्यू लिया, रेवेन्यू हमारा है 1650, इसमें से हम लोग कॉस्ट को डिटरमिन करेंगे, राइट। और यहां से हमारे पास आ जाना है प्रॉफिट, इसका 20% फाइंड कर लें, तो इसका 20% आ रहा है हमारे पास 330, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनती होगी? 1320, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल बनती होगी। ये बात समझ आ गई है? अब आ जाए कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ सेल की अगर यहाँ पे बात करें तो भाई ओपनिंग तो कुछ है नहीं, कहते हैं कि अगर आपके पास परचेजेज है ना 100%, तो उसमें से आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया है 25%, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी, जो कि मेरे पास किसके इक्वल है? 1320 के। क्लियर? तो 1320 डिवाइडेड बाय 75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं तो परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी 1760, और 1320 डिवाइडेड बाय 75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 करूं तो 440 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन ने इस तरह से जाके सॉल्व करना था। अब अगर आप लोग देखें, ये आपका करंट एसेट बन गया, राइट, ये आपकी इनकम चली गई। अब आप देखिए मेरे पास टोटल मेरी परचेजेस कितनी है? 1760। इसके लिए मैंने पे कितना किया हुआ है? 1367। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? ये मेरे पास पेएबल है लायबिलिटी के तौर पर। अब इससे रेलिवेंट, इस एडजस्टमेंट से रेलिवेंट, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 को इकट्ठा सॉल्व किया। अब देखें इस 2 एंड 3 से रेलिवेंट मैंने क्या क्या चीजें लिखनी है। मैंने सबसे पहले लिखना है बेवरेजेस से प्रॉफिट, और वो कितना? 330। उसके अलावा मैंने करंट एसेट्स में जाके लिखना है अपने क्लोजिंग स्टॉक 440 का। फिर मैंने लिखना है 150 करंट एसेट्स में जो अमाउंट रिसीवेबल है। क्लियर? रिसीवेबल फॉर बेवरेजेस। और मैंने जाकर अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज लिखनी है 393। ऑल राइट, अब आई इधर 330 प्रॉफिट फ्रॉम बेवरेजेस। क्लियर? उसके बाद देखो, अब एक्सपेंसेस कुछ नहीं आएंगे क्योंकि नेट अमाउंट लिख लिया है, तो इसके एक्सपेंसेस वगैरह अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब इधर आए हम लोग करंट एसेट्स में, एक तो स्टॉक लिखना है 440, 25% ऑफ परचेजेस, और साथ में 150 जो हमारे पास रिसीवेबल एडजस्टमेंट से जो मैं पता चला था 150 वो, और फिर अपनी करंट लायबिलिटीज में जाकर आप लोगों ने पेएबल फॉर बेवरेजेस 393 ये जाके रिकॉर्ड करना है। तो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास सिर्फ रह गया हमारा मेन पॉइंट 1। अब देखिए आपका सारा फोकस है ना अब सिर्फ इसी एक पॉइंट पे होगा, और काफी हद तक आप टेंशन रिलीज हो चुके हैं कि आप काफी सारी चीजें एडजस्ट कर चुके हैं। अब ये 1 पॉइंट तो हमारे पास आ जाना है, ये सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट है हमारे पास सारे का सारा पॉइंट। तो इसका ताल्लुक देखें यार, स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगी? अब ये देखें क्या नेट भाई, इसे तो जाके लिखो ना। ओके, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना, तो आपने इसको जाके 50,000 रुपीज जाके अपने पास रिकॉर्ड। हाँ, ज्वाइनिंग फी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ना है, इसके एडजस्टमेंट वगैरह इसको देखेंगे। सब्सक्रिप्शंस के बारे में भी अभी हम लोगों ने देखना है। अब यहां पर देखें तो क्या हम लोग तमाम को एडजस्ट कर चुके? यहाँ पे ये रह गया भाई, अपने करंट एसेट में जाके बैंक बैलेंस तो लिखो ना अपना, गलत तो नहीं है ना ये बैलेंस, तो इसको तो जाके लिखें। तो 2 चीजें भी आपको यहां से भी मिल गई, तो मतलब 1 नंबर तो इन्होंने भी दे देना है तुम लोगों को, एक ना सही आधा नंबर तो देंगी ना ये एडजस्टमेंट्स भी। तो 50,000 एंड 27620
तो ये हमारे पास आ गए करंट एसिड्स के पोर्शन में 27620 एंड 50,000। इसी आप लोगों ने जाके अपने पास रिकॉर्ड कर दी। क्या ये बातें समझ आ गई हैं आप लोगों को? अच्छा, अब चलते हैं हम लोग यहां पर देखें फर्स्ट पॉइंट। अब मेरे पास रह गई सिर्फ ये दो चीजें, ज्वाइनिंग फी एंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, और साथ में ये पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा मैं तमाम एडजस्टमेंट्स कर चुका हूं, तो इनकी वर्किंग के लिए हम लोग यहाँ पे जरा स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ज्वाइनिंग फीस ज्यादा इजी है या सब्सक्रिप्शन ज्यादा इजी है? ज्वाइनिंग फीस ज्यादा इजी है। अच्छा देखें, ज्वाइनिंग फी के लिए ना कोई और कंडीशन नहीं लगाई गई, सिर्फ क्या कहा गया है कि हमने टोटल रिसीव कितनी की, 20,800, और क्या है ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000। अब यहां पे देखें यार, आपके पास टोटल मेंबर्स कितने बन रहे हैं, 112 प्लस 98, 311, 416। अच्छा, 416 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 करो, क्या ये अमाउंट आ गई आप लोगों के पास? मतलब जितने मेंबर्स आपके पास आए, सब ने अपना अपना 50,000 आपको पे कर दिया, और ये आपकी इनकम बन गई। इसको तो जाते साथ जाके रिकॉर्ड कर दो। ये लो, ये ज्वाइनिंग फी 20866। ऑलराइट, ज्वाइनिंग फी का भी चक्कर खत्म। अब क्या रह गई हमारे पास, सब्सक्रिप्शन। अब देखिए बेटा, टेंशन हमेशा सॉल्व करने से रिलीज होती है, खत्म होती है, रिड्यूस होती है। टेंशन पर टेंशन लेते गए तो वो एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से अगले क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होने। अब सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन रह गई आप लोगों के पास। अब क्या सब्सक्रिप्शन में इनकम आ जानी है, और सब्सक्रिप्शन में अगर कोई एडवांस अमाउंट है तो वो हमारे पास आ जानी है। अब उसने हमसे क्या कहा, सब्सक्रिप्शन से रहे, कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 मौजूद है। फिर ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और तमाम मेंबर्स कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, 3 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। भाई टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव कितनी की है मेंबर से, 29,952। अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाए, सब्सक्रिप्शन, यहां पर हमारे पास बैंक बैलेंस और अमाउंट आ गई 29,952। ऑल राइट। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। यहाँ 112 मेंबर्स मार्च, जून में 98, सितंबर में 101 एंड दिसंबर में। क्या आपको लगता है कि यार जो दिसंबर में आए होंगे मेंबर्स, वो क्या मुझे अगले महीने फिर से दे देंगे सब्सक्रिप्शन? तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक के लिए होगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मंथ्स द मेंबरशिप वर अवॉर्डेड एज फॉलोज, मार्च में 112, जून में 98। अब इसको किस तरह से हम लोगों ने लेके चलना है, इनकम पर मंथ कितनी है, पर ईयर कितनी आ रही है, 24। अमाउंट इन ₹1000 ही कंसीडर करना, तो पर ईयर हमारे पास आ रही है 24 के हिसाब से। तो 112 मेंबर्स ने 24 के हिसाब से इनकम को हम लोग जाके काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारी इनकम कितनी बननी है। तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 24। और अगर इस साल की बात करें तो भाई आपने ना मार्च में इन्होंने पे किया, तो मार्च से लेके चलो दिसंबर तक, तो कितने मंथ हमारे पास बन जाएंगे,
हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 फेब से। अब यहाँ पे ना डेट्स का नहीं कंफर्म हो रहा कि ये 1 क्वार्टर है, तो इसके लिए हम लोग 1 फेब लेके चलेंगे। इनके लिए ना 1 अप्रैल जून तक के लिए जो है उनको 1 अप्रैल भी लेके चल सकते हैं। ये मतलब आपकी अपनी अजम्पशन आ जानी है। तो यहाँ पर हम लोग अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिन मेंबर्स ने मार्च में मेंबरशिप क्लेम की है वो पे कर देते हैं हमें मार्च में, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने फेब के एंड तक की पेमेंट की हुई है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर फिर मार्च के लिए हमें पे करेंगे। तो अगर इस साल की बात करें तो इस साल में इन्होंने, इनके पास 10 मंथ्स हैं, मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 112 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड मल्टीप्लाइड। अच्छा, अब ये 24 इनके पास आ गए तो ये तो पूरे साल के लिए उन्होंने पे कर दिया, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 एंड या मल्टीप्लाइड बाय 10/12 टाइम ड्यूरेशन। ओके, फिर इसमें ऐड कर दो 98 मल्टीप्लाइड बाय 24। हम लोग इनकम की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 98 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जून से दिसंबर, जून को शामिल करो, जून से दिसंबर तक तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 7/12 प्लस कर दो इसमें 101 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय सितंबर से दिसंबर 4/12 प्लस कर दें इसमें 105 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ दिसंबर के मंथ के लिए 1/12। तो आप देखें यहां पर आपके पास टोटल इनकम फॉर द ईयर कितनी बन रही है? 4630। बस ये आपकी इनकम आ जाएगी और ये जाके आपने इनकम अकाउंट में जाके लिख देना है। ये देखो 4630। अब जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव की हुई है, जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव की हुई है वो सारी की सारी आपके ऊपर लायबिलिटी है। और वो लायबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पर आपके पास, बताएं? ये बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ रही है? 253 253। ऑल राइट, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हमने इसमें से करंट पोर्शन को अलग करना है, नॉन करंट पोर्शन को अलग करना है। क्यों? क्योंकि ये 3 इयर्स के लिए थी। तो बेटा सिर्फ इतना देख लो ना कि नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम कितनी बननी है, और ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इजी था कि देखिए दिसंबर में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी इनकम है, चाहे जिसने जब मर्जी ज्वाइन किया। जी, अमाउंट इज 998। अब इसमें से, इस टोटल में से ये आपकी करंट लायबिलिटी, तो जो बैलेंसिंग वैल्यू है 15338, ये आप लोगों की नॉन करंट लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के तौर पर, और ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। लायबिलिटीज के पार्ट में ये देखें 9984 एंड रिमेनिंग 15338। ये बेस्ट वे था इसको सॉल्व करने का। और अगर आप लोग पहुंच जाते लायबिलिटीज की कैलकुलेशन में, कभी भी ये क्वेश्चन ना सॉल्व होता, तो आप इनकम की कैलकुलेशन कर लो। पेमेंट्स का पता था कि कितनी रिसीव की है आपने, उसमें से इनकम माइनस करो तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, उसमें से करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन अलग। क्लियर? सबसे ज्यादा इजी वर्किंग थी ये। ऑल राइट, और इसी वर्किंग के साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को एग्जांपल नंबर 27 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।